मनेरी, जहाँ पहली बार बंधी है गंगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के गुरु हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में निरंतर विचरण करते रहते थे। बर्फ में रहने के कारण उनकी चमड़ी हाथी की चमड़ी की तरह सूखी और खुरदरी हो गई थी। वे एक प्रसिद्ध हठ योगी थे। उनका अधिकांश समय गंगोत्री के ठीक ऊपर तपोवन में व्यतीत होता था। एक बार जब वे गंगनानी के पास थे, हठ योग ठान कर अपनी मुट्ठियां बंद करनी और तय किया कि 3 साल तक ये नहीं खुलेंगी। यह संकल्प इसलिए था कि 3 साल तक इस हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे। बड़े संत थे, लोगों के बीच उनका बहुत सम्मान था। चारों ओर शोर मच गया। अब क्या होगा? कोई ऐसा नहीं जो उनको रोक सके। और उन्होंने व्रत ले लिया। उनके चाहने वालों में से कोई खाना दे जाता था तो ज़मीन पर लेटकर कुत्ते की तरह खाना खा लेते। नदी के सामने तट पर लेटकर पानी पी लेते। शौच आदि में बगैर हाथ की क्रियाओं के जीना कितना कठिन है, इसका एहसास हुआ। जब कुछ दिन बीत गए और लगा कि हठ योग छोड़ना ही पड़ेगा। हठ तो छोड़ दें, यह संकल्प कैसे छोड़ दें? उनके भीतर एक जंग आरंभ हो गई। कैसी हताशा थी। इस तरह परेशान हुए कि नई धुन सवार हो गई। आदमी का यह जीवन ही निरर्थक लगने लगा और उन्होंने आत्महत्या कर इस मायालोक के जीवन को समाप्त करने का फैसला किया। इस इलाके में गंगा का जल पिघली हुई बर्फ है। छूने पर हाथ में करंट लगता है। 5 मिनट तक अगर उसमें रहा जाए तो जम जाना तय है। कोई डुबकी मारकर यहाँ स्नान नहीं करता। हे तत्व, तू परम तत्व में विलीन हो जा, कहकर हताश योगी ने गंगा में छलांग लगा दिया। कई दिनों के बाद उन्होंने अपने को कहीं दूर गंगा के तट पर पाया। चेतना आई तो कुछ समझ नहीं पाए। उनकी मुट्ठियां खुली हुई थीं। वे समझ नहीं पाए कि यह सब किस तरह हो गया। इतनी ठंड में बच कैसे गए? एकाएक उन्हें याद आया कि वे जल के तल में इस तरह पड़े थे जैसे समाधि में हों। अचानक एक अंदेशा हुआ, कोई आ रहा है। समाधि टूट गई। तभी एक औरत आई, प्यार से सिर पर हाथ फेर सहलाया, उन्हें निकाला और बाहर धूप के बिस्तर पर लिटा दिया। उनकी मुट्ठियां खोली और प्यार से गाल पर चपत मारकर कहा, बेटा, यह हठ योग का समय नहीं है, और चली गईं। लोग कहते थे कि वह गंगा थी। यह अकेला किस्सा नहीं है। निचला टकनौर के इलाके में आते आते गंगा माँ का रूप ले लेती है और इस तरह के आख्यान सुनाई देते हैं जिसमें गंगा माँ के रूप में आई या किसी और रूप में, और किस तरह किसको किसको संभाला। अलग अलग समय में अलग अलग अनुभव का संदेश दिया और इनसे यह पता चलता है कि मुखबा की बेटी गंगा निचला टकनौर आते आते माँ का रूप धारण कर लेती है। गंगा ने एक संदेश दिया था, बेटे, हठ योग का समय नहीं है। यह घटना जब हुई, अंग्रेजों के राज का काल था। इलाके में विल्सन की चलती थी। यही दौर था जब हिमालय खाली हो रहा था। इतनी बड़ी लूट मची थी कि क्या कहें। जो हिरण आश्रम में आकर मंत्र सुनते थे वो मारे गए। कितनी बड़ी सूचना थी। भालू के शरीर से जब पित्त निकाला जाता था, उसकी चीख हिमालय को कंपा देती थी। हिमालय का पूरा जंगल खाली हो चुका था। क्या इन क्रियाओं के विरुद्ध था क्रिया न करने का हठ? हाथों से कुछ नहीं करेंगे। क्रिया कुछ न कुछ बना देती है। क्रियाहीन होकर जीना ज़्यादा अच्छा लगता है। तब गंगा आई और कहा, हठ का समय नहीं है। क्रियाहीन होकर जीना अच्छा नहीं है। स्वामी सानंद भी लोहारी नागपाला आने के क्रम में मनेरी आए थे। गंगा को देखा था। एक बार IIT कानपुर के छात्रों के साथ पहले भी मनेरी आए थे और गंगा को देखा था। एक गंगा पहले मनेरी की और एक गंगा दूसरे मनेरी की। 2 समय थे। दोनों के बीच की गंगा को देखा तो खुद से सवाल किया, क्या मैं गंगा का बेटा हूँ? जवाब मिला, हाँ, मैं गंगा का बेटा हूँ। और उसके बाद अपने जीवन की क्रियाहीनता का त्याग कर सारी क्रियाशीलता गंगा को सौंपती थी। मैं जानता था कि आगे मनेरी है। मन कसैला हो गया। गंगोत्री से चलने के बाद मनेरी वह पहला स्थान है जहाँ पर गंगा पूरी तरह बांधी गई है और उसका जल कलंकित हो चुका है। यहाँ बांध है, झील है और टनल है।
आगे उत्तरकाशी के पास टरबाइन लगा है जहाँ गंगा बिजली बनाकर बाहर निकलती है। उसी समय मैंने तय किया था कि मैं उस जगह को देखूंगा जहाँ वह झील में प्रवेश करती है। उस झील को देखूंगा, बांध को देखूंगा और टनल के खुले हुए मुंह को देखूंगा। क्या टनल में समाते हुए गंगा के मुंह से चीख उभरती है? अगर उभरती है तो गंगा की इस चीख को कवि के होने के नाते दर्ज करूंगा। आसपास के इलाके को आंखों में भरता मैं गंगा के साथ चलता हुआ सोच रहा था कि सभ्यता के शेर जब पहाड़ खा गए, जंगल खा गए, गांव के गांव खा गए, देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, परंपराओं को नहीं छोड़ा, तो गंगा को कैसे छोड़ देंगे? आगे कहीं तो गंगा को हबक लेने के लिए एक झील का मुंह खुलेगा। मेरी यह चाहत पूरी हुई। उसके पहले गंगा मनेरी की झील में समा गई थी। मैं उसे झील में समाते देखना चाहता था, पर समझ नहीं आया कि यह कब, कैसे और कहाँ समा गई। गंगा तो काले जादू की तरह झील में चली गई। मैं उसी राह से आया पर मुझे पता नहीं चल सका। भेड़ चराने वाले गडरिये ने बताया कि साहब किसी को पता नहीं चला और एक दिन मनेरी बिल्कुल ऐसे ही समा गई सरकार और बाजार के जबड़े में। मनेरी के अतीत में जो सुंदरता के प्रतिमान हैं, क्या कोई उसे वापस कर सकता है? गढ़वाली लोकगीतों में अब भी गाती हैं लड़कियां कि मनेरी मत जाना पिया। मनेरी में अछरियाँ और परियां रहती हैं जो उसे वापस आने नहीं देती। यह कौन बताएगा कि इसे समाज ध्यान का धाम कहता था, वह कहाँ चला गया? इतिहास चाहे जितना कुछ हो, कथाएं चाहे जितनी हो, अब बची है बस मनेरी वैली परियोजना। मनेरी वैली परियोजना। मनेरी की वह जगह मेरे सामने थी जहाँ गंगा के अनवरत प्रवाह को विज्ञान के सहारे बाजार द्वारा बिजली के उत्पादन के लिए लोगों को विकास का सब्ज बाग दिखाकर रच रच कर बांधा गया था और गंगा की गहरी खाई को झील में बदल दिया गया। पीठ पर बैग लादे लादे जैसे आगे बढ़ा, गंगा के तट की घेराबंदी दिखने लगी। पहले लोहे के तार के बाड़ मिले, फिर दीवार मिली और अंत में रावण की हवेली सी चार दीवारी में फूल की तरह खिला महानगरी न चमाकत से भरा गेट दिखा। एक तख्ती लगी थी, लिखा था कि प्रवेश करने से पहले अनुमति लें, कैमरे के साथ प्रवेश न करें। समझ में आ गया कि शुरू हो गई मुंबई। भीतर घूमने की अनुमति लेनी चाहिए तो सवालों की झड़ी लग गई। इतने सवाल पुलिस चोर उचक्कों से भी नहीं पूछती होगी। सवालों से खींच कर मैंने वहाँ के अधिकारी का नाम पूछा। वॉचमैन को पता चला कि मैं फिल्म और सीरियल लिखता हूँ, तो इस शर्त पर भीतर आने की अनुमति दी कि अपना सामान और कैमरा वहीं रख दूँ। कैमरा रख दिया और मन ही मन बुदबुदाया, चित्र को आंखों में उतरने से नहीं रोक सकते। उसकी बही पर अपना नाम पता लिखने के बाद अंदर घुस गया। पहली नज़र पड़ी और सामने जो कुछ दिखा मन को दहला गया। लगा मैं किसी अदालत में हूँ। यहाँ कोई न्यायाधीश है जो गंगा को टनल में जाने की सज़ा सुनाते हैं। यह मनेरी गंगा की जेल है। जब मुझे यह झील समझ में न आई तो गंगा को भी कुछ समझ में न आया होगा। कुछ किसान नुमा लोग अंदर से आते दिखे। मैं नहीं समझ पाया कि मेरे परमिशन में इतना इंटरव्यू हुआ, ये लोग कैसे आ जा रहे हैं। आप लोगों को परमिशन नहीं लेना पड़ा। पता चला कि ऊपर इनका गांव है, इनके आने जाने का रास्ता यही है और ये द्वारपाल लोग जब चाहे गेट बंद कर देते हैं। हमारे कई गांव जेल में बंद हैं। चारों ओर उसका साम्राज्य है। उनके बंगले, उनकी कोठी और यहाँ रहने का तरीका अलग है। वे हमसे गुलामों सा सलूक करते हैं। उनके कारण कई लोग गांव छोड़कर चले गए। मेरे मन में आया कि वे हमारी गंगा को बांधते हैं और हमें देखने से रोकते हैं। हमें तस्वीर खींचने से क्यों रोकते हैं वो? सामने एक बहुत बड़ा पुल था, वैसा ही पुल जैसे नदी पर बनते हैं, जिसके नीचे लोहे का मजबूत गेट था। गेट में भारी दरवाज़ा था। पुल के नीचे जाने की इतनी मशीनें थीं जो उसे खोलने और बंद करने के काम आतीं, और न जाने क्या क्या कुछ था। मुझसे देखा न गया। बस मेरी समझ में आया कि यहाँ जितना कुछ था वह गंगा के अविरल प्रवाह को रोकने के लिए था। रोकने के प्रयासों के बाद भी पानी रिस रहा था और एक जगह तो झरने की तरह झर रहा था। वहाँ खड़े होकर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पानी चीख कर कह रहा हो और कह रहा हो कि गंगा को बचाओ। यहाँ से खड़े होकर गंगा की झील का हाल देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। इतनी लकड़ियाँ और इतनी गंदगी गंगा के तल पर थी कि झक मार गया। हाल यह था कि गंगा के ऊपरी तल पर दूर तक एक भूरी परत जम गई थी। अव्यवस्था यह थी कि पानी में पिछले आपदा की बड़ी लकड़ी की सिल्लियाँ तैर रही थी। उसके पार दूर हिमालय की गोद से उतरती हरे रंग की मचलती हुई धारा, जिसके मन में समुद्र से मिलने की चाहत थी और जिसे नहीं पता था कि यहाँ एक शिकारी जाल बिछाकर बैठा है, उसे टनल में जाना है,
सुबक रही थी। पूछ रही थी कि हमारी गलती क्या है। मेरी आंख भर आई। लग रहा था जैसे सामने की झील में गंगा सिसक रही हो, कह रही हो मुझे बचा लो और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी क्रियाहीनता के विरुद्ध एक संदेश था। मैं खुद को अपराधी महसूस करने लगा और उसकी निगाहों से बचने के लिए झील के बीच पुल से लगी एक दीवार पर माप के दर्ज पैमाने देखते रहा, जो बताते थे कि इस वक्त झील में कितना जल था। उसकी माप उस समय 1920 फीट दर्ज थी। लंबाई, चौड़ाई और गहराई देखकर मैं सिहर गया कि यहाँ कितना पानी जमा है। पुल के दाईं ओर मुड़ा। जमीन के नीचे एक लोहे की जाली लगी थी। पता चला कि इन्हीं जालियों से पानी किसी सुरंग के सहारे 15 किलोमीटर दूर उत्तर काशी के पास आता है, जहाँ टरबाइन लगे हुए हैं, जहाँ बिजली बनाई जाती है और वहाँ अपना काम खत्म करने के बाद बचा हुआ जल वापस गंगा में निकल जाता है। सच कहूँ मुझसे देखा नहीं गया और मैं बाहर निकल गया। बाहर निकल मैंने एक बार फिर उसी झील को देखा, कुछ तस्वीरें ली, मगर एक अजीब सी मनहूसियत वहाँ चारों ओर पसरी हुई थी। मुझसे वहाँ रहा नहीं गया। अब मैं यह जानना चाहता था कि इस झील का प्रभाव स्थानीय लोगों पर क्या है। बाजार पर गया तो वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। कई लोगों से बातचीत की, पर कुछ पूछने के लिए बचा कहाँ था। मन जैसे कहीं उसी टनल में समा गया था जिसमें गंगा थी। वहाँ के जितने निवासी थे, जिनसे पूछा, सब ने एक सुर में इस झील को मनेरी के सौंदर्य को नष्ट करने की साजिश बताया। इसके पहले जिसने मनेरी को देखा था, सबके भीतर एक आह थी। सबने कहा कि यह हिमालय में मन रमने वाली जगह थी, इस कारण इसका नाम मनेरी था। उस जगह को बदनाम कर दिया। यह दुख सबके कलेजे में था। अब तक इस इलाके का जितना और जो कुछ नुकसान हुआ था, इसका कारण इस झील को मान रहे थे। आंदोलन हुआ था, हाँ, जान भी गई थी, मगर कईयों को ठेका आदि का लालच देकर मिला लिया। लोग वह ताकत न जुटा सके जो लोहारी नागपाला की तरह जान पर आ जाए और इसे रोक दें। एक घर का दरवाज़ा खुला था। मैंने आवाज़ दी और घुस गया। यह यशवंत सिंह पवार का घर था। उनके साथ चाय पीते हुए मैंने पूछा, आप सबको क्या खतरा है इस झील से? उन्होंने जैसे भावुक होते हुए कहा कि इस इलाके का एक चर्चित गांव डेढ़सारी नष्ट हो चुका है, बस नाम ही बचा है। क्या? मेरा मुंह खुला रह गया। यह तो आपने सुना ही होगा। मैंने उस गांव का नाम तो नहीं सुना, पर समझ में आ गया कि वो गांव अब नहीं है। यह एक गांव की बलि थी, मनेरी परियोजना के नाम। कैसे हुआ? आप यकीन नहीं करेंगे, एक युवक मवेशी बांधने के लिए खूंटा गाड़ रहा था और अचानक पूरा गांव झील में समा गया। चिड़िया उड़ गई, आदमी के पंख नहीं थे, सब के सब झील में समा गए। मैंने यकीन किया। मैं जानता हूँ तट को भीतर भीतर इस तरह काट देती है नदी की धार कि वह तट जहाँ मेला लगता है, गिलहरी के बैठने से गिर जाता है। ये कैसे हुआ? हिमालय कच्ची मिट्टी का पहाड़ है। जब पानी झील में भरता है तो रिसकर पहाड़ में समा जाता है, और जब ये बांध का पानी खोलते हैं तो एक हफ्ते तक पहाड़ से पानी रिसता रहता है। उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने बताया कि झील में कंपनी वाले एक निश्चित मात्रा में पानी रोकते हैं। जब कभी पानी बढ़ जाता है तो वे गेट खोलकर पानी को बाहर निकाल देते हैं। जब झील का पानी कम हो जाता है, हमारे ये पहाड़ हफ्तों तक रिसते रहते हैं। अब बात मेरी समझ में आई। मेरी समझ में आया, हिमालय मिट्टी और पत्थर का मिला जुला पहाड़ है। पानी रोकने के बाद जो पानी पहाड़ अपनी मिट्टी में सोखता है, उसके कारण यहाँ भूस्खलन का खतरा बढ़ा है और घर तथा पहाड़ घसकने की घटनाएं यहाँ के लिए आम हैं। कोई विरोध? अब विरोध कहाँ, ये गुंडे भी पाल कर रखते हैं। हम तो शिकायत बस करते हैं। हमने कई बार कहा कि आप गंगा का पानी रोकिए, पर अपनी झील में पानी के तल पर दोनों ओर प्रोटेक्शन वॉल बना लीजिए ताकि पहाड़ में पानी रिसे नहीं। पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमने अपने को यहाँ नियति के सहारे छोड़ दिया है। लोग पहाड़ छोड़कर भाग रहे हैं। आसपास के लोग सहमे से हैं। मेरे मन को कौन शांत कर सकता है? अब तक की गंगा को हंसते खेलते, फुदक फुदक कर चलते देखने की मुझे आदत हो चुकी थी। एकाएक मनेरी में बंधा देखकर लगा जैसे कोई बच्चा रोते रोते थक कर चुप हो गया हो, मगर उसके चेहरे से नाराज़गी झलक रही थी। मैं जानबूझकर पैदल चलता हुआ उस छोर तक चला गया जहाँ गंगा की लहराती हुई आखिरी लहर थी। जिस तरह एक लहर झील में समाकर चुप हो गई, देखकर मेरा मन गहरी करुणा से भर गया। वहाँ से एक बूंद का उछलना देखा, गिरकर डूबना देखा, उसकी चीख सुनी। अब मैं क्या करूं? बहुत अशांत है मेरा मन। मेरी गंगा टनल में है, टनल में ऑक्सीजन नहीं है।
यह उत्तराखंड विद टनल में है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है।